SCERT छत्तीसगढ़ द्वारा जो सिलेबस बनाया गया है उसमें राष्ट्रीय सिलेबस के साथ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक अध्याय जोड़ा गया है और वो स्वाभाविक भी है क्योंकि वह अध्याय आपके स्वयं के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू आर इन रोम लर्न रोमन्स, नो रोमन्स एंड डू रोमन्स। यानी आप जहाँ पर हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र के निवासी हैं, उसके बारे में जानिए और उसकी संस्कृति को समझने की कोशिश करिए। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ का इतिहास एक विशेष परिशिष्ट के रूप में आपके कोर्स में डाला गया है। इसके मायने दो हैं। एक तो ये कि आप जानें छत्तीसगढ़ का इतिहास और दूसरा ये कि आप अपने स्वयं को जानें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जहां हम और आप रह रहे हैं, स्थायी निवासी हैं, जहां की हमारी जन्मभूमि है, वहां संस्कार कैसे बने, वहां का इतिहास क्या है, वहां का पूर्व क्या है, उसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी जानकारी के बिना हम अपने भविष्य को नहीं संवार सकते। तो इसलिए आज का हमारा अध्याय है छत्तीसगढ़ का इतिहास, विशेष संदर्भ। भारत के नक्शे को देखें। एक नक्शा जिसमें सन 2000 के पूर्व का मध्य प्रदेश दिखाया गया है और दूसरा नक्शा जो सन 2000 के बाद का है, वर्ष जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो आप देखेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा देते हुए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के नक्शे से उसको निकाला गया है और इस प्रकार इसकी सीमाएं कुछ दूसरी तरह की हो गई हैं। राज्यों, जिलों की संख्या, शासन और अन्य न जाने कितनी चीज़ें इस नए राज्य के निर्माण से बदली हैं। यहाँ ये देखना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएं किन किन राज्यों को छूती हैं। इस पर हम विशेष रूप से बाद में निश्चित रूप से बात करेंगे, पर अभी आप नक्शे में देखकर आप समझें कि इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है प्रारंभ में ही क्योंकि इन राज्यों की अपनी संस्कृति भी हमारे राज्य की सीमाओं की संस्कृति को प्रभावित करती है, कुछ असर छोड़ती है। तो चलिए हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास की ओर, प्राचीन काल की ओर, और भारत के हृदय स्थल जो मध्य प्रदेश था उसके दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित उस राज्य को जिसे हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, इसे छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है? हम में से अधिकतर लोग इसके बारे में जो जानकारी रखते हैं संभवतः वह उतनी सही नहीं है। तो आगे क्या है ये आप इसके बारे में आगे जानेंगे, आखिर ये है क्या। उस हद तक मैं चाहता हूं कि आप अपने राज्य को समझने की उत्सुकता बनाए रखें। शुरू से ही, प्राचीन काल से ही यहाँ की एक विशिष्ट संस्कृति रही, विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व रहा और हमने आपने देखा है कि कैसे छत्तीसगढ़ के लोग एक दूसरे नज़रिए से देश में जाने जाते हैं। एक नज़रिया ये कि छत्तीसगढ़ के लोग बड़े सीधे साधे हैं, बहुत सरल विचार वाले हैं, उन्हें जब तब कहना चाहिए उनके साथ धोखा किया जा सकता है। और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ की एक बहुत बड़ी संख्या आदिवासी तबके की है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य के रूप में उभर रहा है जो विश्व तो नहीं पर भारत के भौगोलिक पटल में, राजनीतिक पटल में अपनी एक अलग अस्मिता बनाने का प्रयास कर रहा है। आखिर क्यों ऐसा, इसे भी हम इस इतिहास को समझते हुए बेहतर समझेंगे।
देखिए नक्शे में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में 17 अंश से 23.7 अंश उत्तरी अक्षांश तक और 80.43 से 83.38 पूर्व देशांश में स्थित है। पूर्व देशांश और उत्तरी अक्षांश, ये आपको याद रखना है क्योंकि इन रेखाओं के माध्यम से हम यहाँ के मौसम का अंदाज लगा सकते हैं। भूमध्य रेखा जो है वह अत्यधिक गर्म क्षेत्र रहता है। भूमध्य रेखा से लगभग 23 डिग्री ऊपर और भूमध्य रेखा से 23 डिग्री नीचे तक का क्षेत्र बहुत गर्म। हम उससे भी ऊपर हैं। भारत भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, उससे ऊपर ही है, तो उतनी ज़्यादा गर्मी से बचा हुआ है। और छत्तीसगढ़ लगभग केंद्र में होने के कारण गर्मी का एहसास उस हद तक और कम है जितना कि दक्षिण भारत में है। छत्तीसगढ़ शब्द की जो जानकारी, सच्चाई तो यह है प्राचीन ग्रंथों में कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ शब्द, इस क्षेत्र को प्राचीन काल में इसके लिए महाकौशल, दक्षिण कौशल आदि आदि शब्द प्रयोग हुए। इसे महाकांतर और दंडकारण्य के नाम से भी संबोधित किया गया। वाल्मीकि रामायण में जरूर उत्तर और दक्षिण कौशल का उल्लेख है। तो ऐसा माना जाता है कि दक्षिण कौशल के जिस क्षेत्र का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है वही वर्तमान छत्तीसगढ़ है मोटा मोटा। प्यारेलाल गुप्त प्रसिद्ध इतिहासकार, उनका मानना है कि बिलासपुर में जो कोसला नाम का गांव था वो रामायण के काल में कौशल्या जो है वो यहीं के राजा की पुत्री थी, कोसला राजा के पुत्री जो बिलासपुर के पास है। ये कहना है प्यारेलाल गुप्ता जी का। कनिंघम जो एक बहुत प्रसिद्ध पश्चिमी इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने जिन्होंने भारत के इतिहास पर बहुत विस्तृत काम किया है, उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम महाकौशल था। एक मत ये भी है कि चेदी वंश के राजा यहाँ राज्य करते थे, इसीलिए इसे चेदिसगढ़ कहा गया और यहीं से यह शब्द अपभ्रंश के रूप में बदलते बदलते आज छत्तीसगढ़ है। चेदी वंश के राजाओं का ये राज्य था और इसीलिए चेदिसगढ़ के नाम से इसे प्रारंभ में बुलाया जाता था, जो समयांतर में, कालांतर में धीरे धीरे वह छत्तीसगढ़ हो गया। आज कुछ लोगों का ये मानना है कि छत्तीसगढ़ की व्युत्पत्ति यहाँ के 36 राज्यों से हुई है जो पूर्व में हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ के अंदर छोटे छोटे जो राज्य थे जहाँ तथा राजा लोग राज्य करते थे, उनकी संख्या 36 थी। इस तरह कुल मिला के कहना यह है कि ये क्षेत्र जो है वो कई नामों से जाना जाता है, लेकिन हमारे इतिहास में, हमारे इस विषय में 11वीं के, इसे दक्षिण कौशल के नाम से ज़्यादा संबोधित किया गया है। ये तो हुआ उसका भौगोलिक इतिहास और छत्तीसगढ़ शब्द की व्युत्पत्ति की जानकारी। तो आज हम सब ने जाना कि छत्तीसगढ़ चेदिसगढ़ यानी चेदी वंश के राजाओं से यह नाम आया है। यह सबसे ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा कहना चाहिए मत है लोगों का। यहाँ के शासकों की बात करें तो बहुत से शासक थे, जैसे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका मौर्य आदि, सातवाहन, वाकाटका, गुप्त वंश, नल वंश, शरभपुर, पांडु, सोम और कलचुरी। मौर्य शासन विशाल और कलचुरी शासन इसी क्षेत्र का लगभग। ये सब वंशों के नाम हैं जो यहाँ आपको लिखे दिखाए जा रहे हैं और इन लोगों ने यहाँ शासन किया। इसमें सबसे लंबा शासन है कलचुरी शासकों का रहा और इसीलिए यहाँ का जो इतिहास है उसको काफ़ी कुछ है कलचुरी वंश के लोगों ने प्रभावित किया है। समय समय पर
चूंकि यह लगभग केंद्र में स्थित है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर विभिन्न राज्य हुआ करते थे। लड़ाइयों में छत्तीसगढ़ क्षेत्र की सीमा, या बल्कि कहना चाहिए दक्षिण कौशल क्षेत्र की सीमा बदलती रही। समय समय पर सीमाएं जो हैं वह छोटी बड़ी होती रहीं। वर्तमान उड़ीसा का संबलपुर क्षेत्र जो है, ये देखिए संबलपुर कहाँ है, वो पहले छत्तीसगढ़ में आता था। संबलपुर के पास ही महानदी, वो छत्तीसगढ़ में था और 1905 में उसे उठा के अलग किया गया, जो वर्तमान में उड़ीसा में है और वहाँ के एक मुख्य शहर के रूप में जाना जाता है। अगला बिंदु आपके सिलेबस के अनुसार छत्तीसगढ़ में चित्रकला का परिदृश्य। अल्टामिरा, इसकी गुफाएं, ये एक बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। अल्टामिरा की यदि बात करें तो एक गुफा चित्र की भांति वहाँ जैसे बने हुए हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ की चित्रकला भी प्रसिद्ध रही है। छत्तीसगढ़ की चित्रकला मूलतः हम उसकी जानकारी प्राचीन काल की गुफाओं से ही पाते हैं और उसकी तुलना अल्टामिरा से इसलिए की गई है। इस क्षेत्र का इतिहास, कला, संस्कृति जो वैसे तो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, यहाँ के पुरातत्व खनन से काफ़ी मिला है और अत्यंत प्राचीन है। इस क्षेत्र में पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल, पाषाण काल अर्थात पत्थर का युग, इस समय के अवशेष मिले हैं और इससे साबित होता है कि पाषाण काल से ही यहाँ पर मानव रहते थे और फिर धीरे धीरे उनमें विकास होता गया। इन अवशेषों के जरिए बात साबित होती है। छत्तीसगढ़ आदिम मानव की शरण स्थली रही है, अर्थात अत्यधिक प्राचीन काल से यहाँ मानव जाति रही और जो पूर्व में रह रही थी वे आदिम प्रवृत्ति के थे। संभवतः जब मानव सभ्यता का विकास भी नहीं हो पाया था, तब मानव मनुष्यों या मानव जो है वो पशुओं की तरह नदियों के किनारे रहता था, कंदराओं में रहता था या पत्थरों के चट्टानों के घर में रहता, जिसे शैल गृह कहते हैं। ये कब की बात कर रहा हूँ, जब सभ्यता नहीं पनपी, मानव सभ्यता, मानव तो आ गए थे पर सभ्यता नहीं आई थी, तब ये इन क्षेत्रों में रहते थे। ऐसे किसी भी नदी के किनारे गुफाओं में पत्थरों की एक तरह से कमराकार के बने हुए कमरे। शुरू में उसने शिकार क्षमता में अपनी वृद्धि की, क्योंकि शिकार के जरिए वह अपनी क्षुधा, भूख को मिटाता था। मैं ये छत्तीसगढ़ की विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, ये सामान्य मानव जाति की जो पाषाण काल के उनकी बात कर रहा हूँ और कमोबेश वही स्थिति यहाँ भी थी। तो अब शिकारियों को मारने के लिए, शिकार को मारने के लिए शिकारियों ने क्या लिया होगा? उस समय लौह जैसी कठोर वस्तु की कोई जानकारी नहीं थी, तो पत्थरों का उपयोग करते थे। फिर कालांतर में कई सौ वर्ष, हजार वर्षों में उन्होंने समझ में आया कि पैने पत्थर, शार्प पत्थर शिकार को जल्दी मारते हैं। फिर उसने शार्प पत्थरों की खोज शुरू की और उनका उपयोग शुरू किया। उसके बाद अनेक 100 वर्षों में उसको ये समझ में आया कि पत्थरों को शार्प किया जा सकता है स्वयं के द्वारा। जैसी जैसी उसकी बुद्धि विकसित हो गई, उसकी समझ में वार्धक्य हुआ, वैसे वैसे उसने नई नई चीज़ें ईजाद की और उसी में एक था पत्थरों को पैना करने की कला सीखना। मैं बारंबार कह रहा हूँ, यह बात मात्र छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में ऐसी ही स्थितियाँ थीं, पर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ होगा। ये सब बातें बताते हुए मेरा उद्देश्य यहाँ की कला पर प्रकाश डालना है। जब वो नदियों के किनारे शैलगृह आदि में रहता था और पैने औजार बनाता था, तो शिकार क्षमता में वृद्धि करता गया और
शार्प करते हुए वे औजारों का निर्माण करने लगा, यानी पत्थरों को वो औजार मानने लगा। और जब इस तरह से शिकार कर रहा था तब उसके लिए थोड़ा संघर्ष कम हुआ, क्योंकि सरलता से, उस हद तक सरलता से अब उसे शिकार नसीब होने लगा। ये वही काल है जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, पत्थरों का काल कहते हैं। और पत्थरों के काल की चर्चा करते हुए, जैसा मैंने पूर्व में कहा, यहाँ पर कोशिश ये है आपको बताने की कि इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ या दक्षिण कौशल के क्षेत्र में जो कला का विकास हुआ वो लगभग पाषाण काल के समय ही हुआ। अर्थात इतने पुराने काल में कि इतने पुरानी काल की कलाओं का अस्तित्व आज यहाँ है। प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पूर्व के काल, उस समय कला के प्रकार हमें शैलगृह से मिल जाते हैं। शैलगृह क्या है? ऐसी चट्टानें जिसमें जो गुफाई तरीके से हों और जिसके अंदर वो रहते हों दुबक के, बरसात के समय, अत्याधिक गर्मी के समय, अत्याधिक ठंड के समय जानवरों से बचने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने जो कुछ हाथ में पैनी चीज़ आई उससे उन्होंने कुछ लाइनें खींची हैं, जो चित्र के रूप में जिसे हम कह सकते हैं। और वो लाइनें अमिट हैं। तो कला के जो प्रकार हैं वो सामान्यतः हमें उस काल के उन चट्टानों में मिलते हैं, शैल गृहों में मिलते हैं, जिसमें रहते हुए आदिम मानव ने कुछ सांकेतिक चित्र बनाए। होता है ना, जब बच्चों के रूप में हम लोग कक्षा में बैठते हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हों मानो, और आप में से किसी का ध्यान या इच्छा शिक्षक से ज्ञान वर्धन की नहीं है किसी कारण से, तो आप अपने कॉपी के पन्ने को खोलकर उस पर कुछ स्क्रिबल करते हैं। आप देखेंगे जो आप स्क्रिबल कर रहे हैं वह आपके मन की सोच है, आपके मन को बताता है, दर्शाता है। ऐसी स्क्रिबलिंग्स ही समझ लीजिए जो थोड़ी गहरी हैं, अमिट हो चली हैं, वही ये आदि मानव करते आए हैं, जो आज हमें छत्तीसगढ़ की कला के विभिन्न प्रकारों से वाकिफ करते हैं। प्रागैतिहासिक काल अर्थात ऐतिहासिक के पूर्व का पाषाण काल के समय के हमें कई ऐसे शैल, कई पत्थर मिले हैं। उस समय आदमी जो था वो पहाड़ों में रहता था, कंदराओं में रहता था और ऐसे ही चित्रांकन करता था, यानी अपने मन में जो आ रहा है उसको वो स्क्रिबल करता था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और यही इसी के अध्ययन से कुछ कलाओं की जानकारी मिली है। अब हम आते हैं नव पाषाण युग। ये वह काल जब खेती, कृषि की ओर आदमी बढ़ता है। वह ये जान लेता है कि उपज कैसे, खेती कैसे उपजाई जाती है। इस पाषाण समूह के लोग, नव पाषाण समूह के लोग जो खेती करते थे, जानवर पालते थे और आग से भी परिचित थे। आग, खेती करना, जानवर पालना बहुत बाद की बात है। और साथ ही उगाते भी थे क्या? कपास, फसल तो उगाते ही थे, कपास भी उगाते थे। तो अब हम नव पाषाण काल की ओर बढ़ते हैं। रायगढ़ में जो कबरा पहाड़ है, देखिए रायगढ़ की स्थिति छत्तीसगढ़ के नक्शे में, कबरा पहाड़। सिंघनपुर में अंकित जो चित्र हैं वे इसके उदाहरण हैं। किस बात के उदाहरण? कि वे लोग खेती से कुछ हद तक परिचित थे, जानवर पालन से परिचित थे और आग से परिचित थे। और ये पूरे भारत के लिए उसकी प्राचीन चित्रकला को जानने के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बहुत प्रमुख उदाहरण है। रायगढ़ में जिस कबरा पहाड़ की मैं बात कर रहा हूँ उसमें तो मानव समूहों का चित्र बना हुआ है, अर्थात मानवों के झुंड को दिखाया गया है। सिंघनपुर में मानव आकृतियां हैं और जो सीढ़ी नुमा आकृति में अंकित हैं। यहाँ मानव के शिकारी जीवन का चित्र मिलता है कि कैसे वो शिकार करता था। उसको देखकर, उन चित्रों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसका शिकार किस तरीके से होता था। तो ये जो जगह है सिंघनपुर, यहाँ पे मूल रूप से
मानव समूह, मानव के द्वारा शिकार, इससे संदर्भित चित्र ज़्यादा हैं और इसी से यही जानकारी हमको मिलती है। दूसरी ओर राजनांदगांव में एक जगह चितवा डोंगरी, और ऐसे ही रायगढ़ में बसना झार, कर्मगढ़ लेखामाड़ा में भी हमें ये शैल चित्र ऐसे मिले हुए हैं। अर्थात आप देखेंगे कहाँ रायगढ़, कहाँ राजनांदगांव और कहाँ बसना झार आदि, इन सब क्षेत्रों में आदिम काल के लोग, नवपाषाण काल के लोग, ये लोग चित्रकला में विश्वास रखते थे और चित्रकारी करते थे। और उन चित्रकारी से हम क्या समझ रहे हैं, यही हमारा अध्ययन का क्षेत्र है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो चित्रकलाएं हैं ये प्रारंभिक काल की हैं, अत्याधिक आरंभिक अवस्था की। बिल्कुल शुरुआती दौर चित्रकला का चलता है जब आदमी सोचना शुरू करता है, उसकी बुद्धि इतनी बढ़ती है कि अब सोचने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है, जो जानवरों में नहीं थी। चलिए अब हम कबरा पहाड़, जिसका मैंने जिक्र किया है, उसके बारे में थोड़ा जानें। रायगढ़ जिला जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण तक उड़ीसा राज्य की सीमा से लगा है। इसके उत्तरी क्षेत्र जो हैं वो जंगलों और पहाड़ियों से घिरे हैं और आदिम जात के लोग, आदि मानव, निश्चित रूप से उस समय मकानों में नहीं रहते थे। वे जंगली जानवरों और विभिन्न समस्याओं से, मौसमी समस्याओं से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। जैसा मैंने बताया है कि नवपाषाण काल के लोग और बल्कि पाषाण काल के लोग भी जो चित्रकारी करते थे वो शिकार और इन चीज़ों से संबंधित था। तो वो आखिर बनाते क्या थे, क्यों शिकार आदि का? क्योंकि वही चीज़ उनको दिखती थी, वही चीज़ देखते थे और उसके अलावा प्रकृति दिखाई देता था। और प्रकृति में भी बरसात हो, वर्षा हो, गर्मी हो, ठंड हो, उसके कारण को वो नहीं जानते थे, आखिर ऐसा क्यों होता है मौसम में बदलाव। तो उनकी तो पूजा करते थे वो, और पूजा भी क्या थी, वो भय था। भय की अभिव्यक्ति पूजा के रूप में निकलती थी उनसे। तो कुल मिलाकर उस समय के चित्रांकन, जो देखी गई चीज़ें हैं उसी को वो करते थे। अपनी जीवन शैली में जो भी देखते उसे गुफाओं में अंकित करते। इन्हीं गुफाओं को शैलाश्रय या चट्टानों के घर कहा जाता है। इन गुफाओं की चित्रकारी को हम रॉक पेंटिंग कहते हैं। रॉक अर्थात चट्टान, शैल चित्र, तो शैल चित्र रॉक पेंटिंग्स हैं जो तत्कालीन मानवों के द्वारा देखी गई चीज़ों की अभिव्यक्ति है, का चित्रांकन है। कबरा पहाड़ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल हो गया पुरातत्व की दृष्टि से, आर्कियोलॉजी की दृष्टि से। इसकी गुफा में लगभग 2000 फीट की खड़ी चढ़ाई है। 2000 फीट, आप मानिए एक फ्लोर जो होता है वो करीब 12 से 13 फीट का होता है एक मकान का। तो करीब कितने मंजिल, कितनी हाइट होगी, 2000 फीट, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इतनी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई। 2000 फीट की इस चढ़ाई में चढ़ना और वहाँ पे रहना, ये सुरक्षा की ओर इशारा करता है। रायगढ़ से भी करीब 8 किलोमीटर पहले विश्वनाथ पाली और भद्रपाली पहाड़, ये दो पहाड़ों में ये स्थित है। पहले यहाँ बड़े घने जंगल हुआ करते थे, विषैले जीव जंतु रहते थे और ऐसी स्थिति में आदि मानव वहाँ रहता था। तो सुरक्षा इसके लिए मुख्य मुद्दा हुआ करता था। इसीलिए ऐसे बड़े बड़े शैल चट्टानों के बीच में उसने अपनी कंदराएं, गुफाएं बनाई। कबरा शैली या कबरा रॉक पेंटिंग या कबरा शैलाश्रय की यदि हम बात करें तो यहाँ के चित्रों में जो सुंदरता है वो निश्चित रूप से जिले के दूसरी अन्य सभी चित्रों से ज़्यादा सुंदर है, बेहतर है।
अब सुंदरता का अर्थ आप ये ना समझें कि आज जैसी सुंदर पेंटिंग्स होती हैं वैसी हुई होगी। सुंदरता का अर्थ है, यदि आपको सही समझना है उसके उस तत्कालीन पेंटिंग की सुंदरता को, तो आपको अपने स्वयं को उस तत्कालीन युग में ले जाना होगा। आपको स्वयं कल्पना करनी होगी कि हम करीब 40, 50, 60 हज़ार पूर्व के वर्ष की दुनिया की बात कर रहे हैं, नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं, जब हम आदि मानव हैं, और तब हम कैसा चित्रांकन किए होंगे, वही यहाँ पे दृष्टिगोचर होता है। पर यह तय है कि ये जो कबरा शैलाश्रय है, इसके चित्र अन्य जगहों के चित्रों से बेहतर हैं जो उसी जिले में पाए जाते हैं। उसके बाद यदि हम मध्य पाषाण कालीन चित्रों की बात करें, मध्य पाषाण कालीन तो अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार, अर्धचंद्र आकार, आधे चंद्रमा के आकार का छोटे पत्थरों के औजार मिलते हैं। साथ ही लंबे फलक वाले औजार मिलते हैं। फलक अर्थात जैसे कुल्हाड़ी, कुदाली वगैरह होती है, उसका जो हिस्सा होता है जिसको हम धार करते हैं और हथियार के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं फलक। तो ऐसे लंबे फलक वाले पत्थर भी मिले हैं चित्रों के आधार पे, और साथ ही साथ ऐसे औजार भी मिले हैं। इनका उपयोग तत्कालीन मानव कंदमूल को खोदने में करता रहा होगा, शिकार में प्रयोग करता रहा होगा, और अपनी सुरक्षा में प्रयोग करता रहा होगा। नदियों की घाटियाँ जो हुआ करती थी, वो उस समय के मानव के प्रमुख आश्रय बिंदु थे, आश्रय केंद्र थे, और उन नदी की घाटियों के किनारे बनी हुई गुफाओं में वह रहता था। ये वाला जो क्षेत्र है, ये महानदी घाटी में आता है। रायगढ़ के जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, मोटा मोटा उसे हम कह सकते हैं कि महानदी का जो विस्तार क्षेत्र है, उसमें इसको गिना जा सकता है। तो लंबे फलक वाले हथियार, अर्धचंद्राकार हथियार, ये उस काल के मिलते हैं, और साथ ही लघु छोटे छोटे हथियार भी मिलते हैं।